हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप लोगों की रिकमेंडेशन पर, बार-बार याद दिलाने पर आज फिर एक बार हमने कोशिश की अमरीश मिश्रा जी से बात करने की और वो आमादा हो गए। हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। आज हम जो उनसे बात करेंगे, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अमरीश मिश्रा जी बहुत ही जाने-माने लेखक और इनकलाबी शख्सियत के मालिक हैं। आप किसान क्रांति दल और मंगल पांडे सेना संगठनों को भी चलाते हैं। इजराइल फिलिस्तीन मामले पर बहुत ही खुल करके बेबाक अपनी बात रखते हैं और 2009 में लखनऊ लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहते हुए वो सीपीआई एमएल के बहुत ही एक्टिव लीडर थे, स्टूडेंट लीडर, और कई किताबें आपने लिखी हैं। लखनऊ फायर ऑफ ग्रेस ये 1999 में आपने लिखी थी। उसके बाद द मिनिस्टर्स वाइफ ये एक नॉवल 2002 में लिखा, और मंगल पांडे द ट्रू स्टोरी ऑफ एन इंडियन रेवोल्यूशनरी 2005 में, वॉर ऑफ सिविलाइजेशंस इंडिया 1857 ये 2007 में, और 2013 में बुलेट राजा नाम की एक फिल्म को तिग्मांशु धूलिया के साथ मिलकर के लिखा। और आप उनकी इन दिनों बहुत सी वीडियो देखते हैं जिसमें इजराइल फिलिस्तीन वाले मामले पर खास तौर पर वो बहुत ही अपडेट रहते हैं। आज अमरीश मिश्रा जी, एक तो वेलकम है आपका, आपने एक बार फिर हमें समय दिया, और आपके चैनल के सिलसिले में भी हम बात करेंगे। आपके 2 चैनल बंद हो चुके, तीसरा चैनल अब फिर से नर्स कर रहे हैं। बहुत से लोग सर्च करते हैं, वो कहीं स्पेलिंग की वजह से या नामालूम शरारतों की वजह से वो मिलता नहीं है। उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। जो ताजा खबरें हैं वो ये कि एक तो नेतन्याहू गाजा में गए, अपने फौजियों के दरमियान उन्होंने कहा कि हमास अब यहां कभी हुकूमत नहीं करेगा, और साथ साथ $50 लाख एक अपने कैदी के लिए वो देने की बात भी कर रहे हैं। शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि गाजा के कुछ लोग पैसे के लालच में उनके कैदियों को उन्हें हवाले कर देंगे। तकरीबन बिल्कुल मुझे याद आ रहा है जैसे सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका ने एक बहुत बड़ी रकम का ऐलान किया था। शायद वो इस तरह से अभी भी उम्मीद कर रहे हैं। उधर लेबनान के साथ जंगबंदी के सिलसिले में अमेरिका के खास नुमाइंदे प्लान से ज्यादा बेरूत में रुके हुए हैं। शायद हिजबुल्लाह की तरफ से जवाब आने की कुछ उम्मीद है। उसके अलावा हिजबुल्लाह और हमास ये अपनी तरफ से जवाबी हमले मुसलसल जारी रखे हुए हैं। साउथ लेबनान बॉर्डर पर अभी भी वो कोई कामयाब नहीं हो सक रहे। अभी क्या कुछ होगा? उधर ईरान से नया पंगा लेने की कोशिश है। IAEA में ईरान के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है। इराक के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जो इजराइल ने शिकायत की है इराक के बारे में, तो वो इराक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने का बहाना ढूंढ रहा है, यानी जंग को बढ़ाने की कोशिश है। अमरीश मिश्रा जी, अब आप क्या कहते हैं? ये जंग के ये चारों तरफ जो हालात, आग बढ़ती हुई नजर आ रही है, बढ़ेगी या घटेगी? नहीं, ये तो बढ़ेगी। और इसमें देखिए जो एक महत्वपूर्ण बात है वो यूक्रेन का रशिया पे हमला है। जो ATACMS जो सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उससे 19 नवंबर को 6 मिसाइल छोड़ी रशिया के ब्रायंस्क रीजन पे। उनमें से 5 रशिया ने इंटरसेप्ट कर ली और एक जो है वो डैमेज हो गई। तो रशिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल ली। और अब रशिया ने कहा है कि क्योंकि सारे नेटो कंट्रीज, सारे डेवलप्ड वर्ल्ड के जितने नेटो ये हैं, ये मिल के हम पे हमला कर रहे हैं और यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। कभी जर्मनी कहता है हम टॉरस मिसाइल देंगे, कभी यूके कहता है हम ये देंगे, फिर फ्रांस कहता है हम ट्रूप्स भेज देंगे। तो इस तरह की जो धमकियां हैं, तो पुतिन ने ये कह दिया है कि अब हम कन्वेंशनल वेपन्स का जवाब भी न्यूक्लियर वेपन से दे सकते हैं। रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल ली। ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो भी न्यूक्लियर देश हैं, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, भारत भी हो, पाकिस्तान भी हो, तमाम और जो देश आप जानते ही हैं, US, और सबकी एक डॉक्ट्रिन होती है कि न्यूक्लियर वेपन्स कब यूज करेंगे। तो रशिया की डॉक्ट्रिन थी कि हम कन्वेंशनल वेपन्स के खिलाफ हम न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करेंगे, लेकिन उसने अपनी डॉक्ट्रिन बदल ली
और इसके बदलने से सीधी बात है कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो गया है। मैं काज़मी साहब जो बाकी इश्यूज हैं उन पे आऊंगा, मिडिल ईस्ट जो वेस्ट एशिया हमको कहना चाहिए, जो वेस्ट एशिया का पूरा सिनारियो है, एक एक जो आपने बात बताई, इराक की, लेबनान की, और जो हमास की, और जो नेतन्याहू ने जो इनाम रखा वो सब। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हुआ है, ये मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे और शायद एक दो जगह बोला था कि बाइडेन और कि ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेने वाला है। उसके पहले बाइडेन चाहेगा कि तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति हो जाए, या ये मैंने कहा था आपसे कि कि बाइडेन इस तरह की कोशिश करेगा, और वही बाइडेन ने किया, एग्जैक्टली वही किया। 19 ये रशिया ने पहले कह दिया थी, ये कह दिया था कि ATACMS जैसे ही छोड़ेगा, जैसे ही ये वाले जो सुपरसोनिक मिसाइल्स अगर यूक्रेन ने छोड़े, अमेरिका, और यूक्रेन ने छोड़े अमेरिका की परमिशन पे, अमेरिका के कहने पे, तो रशिया ने पहले कह दिया था कि आपकी हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर देंगे। अच्छा, अब आप देखिए मजेदार बात कि ट्रंप के लड़के का फिर से बयान आया, और ट्रंप के लड़के ने कहा कि मेरे बाप को सत्ता में आने से रोकने के लिए बाइडेन तीसरा विश्व युद्ध करने को तैयार है। अब आप सोचिए, तुलसी गबार्ड जैसी कंजर्वेटिव जो कि कुछ हद तक इस्लामोफोबिक भी रही है, जिसको ट्रंप अपने नए कैबिनेट में शामिल कर रहा है, उसने कहा कि बाइडेन इज अ टायरेंट, और 300 ये ऐसे वायरसेस डेवलप कर रहा है जो पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। उसमें से एक जो वायरस का लैब है वो यूक्रेन में। अब आप ये, अच्छा, कल आप बिलीव नहीं करेंगे, एक्स पे कम से कम 2000 अमेरिकन ने ट्वीट किया है, कहा है कि ये जो बाइडेन ने किया है, इसका ये हम इसके साथ नहीं, और पुतिन को एड्रेस किया है, डियर मिस्टर पुतिन, मतलब उसका लब्बो लबाब ये है कि हम लोग जो हैं वो युद्ध नहीं चाहते यूक्रेन वाले मामले पे, हम क्या करें, ये हमने तो इसको वोट आउट भी कर दिया, लेकिन प्रक्रिया ऐसी है 20 जनवरी तक, तो लेकिन हम लोग आपके साथ हैं। हम तो, इसका मतलब है कि अमेरिका में सिविल वॉर, जो कि जब ट्रंप जीता था जिस तारीख को, करीब 6 नवंबर को जो रिजल्ट आए थे, तो पुतिन ने कह दिया था कि ये रशिया में सिविल वॉर, अमेरिका में सिविल वॉर होगी। तो आप देखिए क्या हो रहा है दुनिया में, जो कितने सारे थिएटर्स खुले हैं, गाजा एक थिएटर, यमन एक थिएटर, लेबनान एक थिएटर, इराक सीरिया एक थिएटर, उधर ईरान एक थिएटर, इधर यूक्रेन एक थिएटर, और ये खुलते चले जा रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड ने, जो कि अभी नेटो को ज्वाइन किए हैं उन्होंने, पहले वो नेटो के हिस्से नहीं थे, स्वीडन और फिनलैंड ने अपने नागरिकों को बोल दिया है कि खाना स्टॉक करो। उन्होंने अपने नागरिकों को बोल दिया है, साफ साफ बोल दिया है कि खाना स्टॉक करो, युद्ध आने वाला है। अब आप देखिए, ये मतलब कि आप देखते देखते जो दुनिया ठीक चल रही थी, अचानक क्या हो गया 7 अक्टूबर के बाद। ये देखिए, जो यहां पर देखिए, जो यहया सिनवार ने दुनिया बदली, और पूरा ईरान और सैयद हसन नसरल्लाह के मदद से, बल्कि तीनों ने मिलके एक तरह से जो दुनिया बदली, वो आप देखिए किस तरफ जा रही है। वो पूरी मल्टीपोलैरिटी की तरफ चली गई। अमेरिका को ये नहीं मंजूर है। डॉलर जिस दिन खत्म हुआ एज अ वर्ल्ड करेंसी, उस दिन ट्रंप ने खुद कहा है कि अमेरिका तीसरी दुनिया का देश बन जाएगा, और उसका ये कहना है कि अगर डॉलर की सुप्रीमेसी भी रखनी है तो इन लोगों से समझौता करना पड़ेगा। बाइडेन को लेके इतना जहर है, और ये जनता में, हम तो अभी तक जनता की अपराइजिंग देखते थे, श्रीलंका में देखी, बांग्लादेश में देखी, तमाम देशों में देखी, अरब स्प्रिंग हुआ। ये क्या है कि जो जनता भी खिलाफ है, और एलीट जो अमेरिका का है वो टायरेंट कह रहा है बाइडेन को। ये तो बिल्कुल अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाली स्थिति हो गई। 1776 की जो स्थिति थी, मैं तो हिस्टोरियन हूं, मैं उस पे आई कैन ड्रॉ मेनी पैरेलल्स। उस समय जो अमेरिका की स्थिति थी, एक्चुअली अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंग्लैंड के खिलाफ तो थी, जो अमेरिका को कॉलोनी बनाए हुए था, लेकिन अमेरिका के अंदर भी एक सिविल वॉर थी। एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के सपोर्ट में था, और उसमें कई बड़े जो, तो वो वाली सिचुएशन, या फिर जो अमेरिकन सिविल वॉर एक्चुअल हुई 1861 में, उसमें जिस तरह की डिविजन हुए थे, वो डिविजन हमको दिखाई पड़ रहे हैं। अमेरिकन एलीट हमेशा, अमेरिका में ये खासियत है, उसके एलीट में जो डिवीजन होता है, उससे नीचे भी डिवीजन हो जाता है, और सिविल वॉर शुरू होती है। ये नीचे से नहीं आता है। तो अमेरिका का ये आप सोच लीजिए कि ये रशिया के साथ युद्ध तय है, अमेरिका में सिविल वॉर तय है,
और नेतन्याहू जितने भी, मैं अब इस पे आता हूं मिडिल ईस्ट पे, सॉरी वेस्ट एशिया पे, नेतन्याहू जितने भी अपने हथकंडे अपना लें, जितने भी हथकंडे अपना लें, चाहे वो $50 लाख कर ले, चाहे वहां $50 लाख लेने वाला कोई मतलब बचा ही नहीं। वहां पर लोग जो हैं या तो मारे गए हैं, और लाखों की संख्या में करीब 15 लाख लोग से 15 से 20 लाख लोग वहां पर इधर से उधर विस्थापित हैं। और जो फाइटर्स की अपनी टीम है, जिसको मेरा अभी जो मुझे लेटेस्ट जिसका आंकड़ा मिला है करीब 1 लाख प्लस वहां पर फाइटर्स की टीम है, किस किस को खरीदोगे? उन लोगों ने तो ये पूरी एक रणनीति की, सीआईए का कह रहा है कि यहिया सिनवार तो मरे ही नहीं, ये तो एक बहुत अच्छी रणनीति थी, कोई चेहरे ही नहीं रह जाए, इसको तो मारोगे। अब मोहम्मद सिनवार जो उनके भाई हैं, उनको इसीलिए इजराइल ने अनाउंस नहीं किया है। अब उसने वहां पर अफीफी को भी मार दिया, मतलब हिजबुल्लाह को भी ये मैसेज दे दिया कि कोई चेहरा मत दिखाओ। लेकिन इससे फायदा किसका है? ये इससे जो है, अगर आप देखिए, टैक्टिकल विक्ट्री इजराइल की हो सकती है, लेकिन स्ट्रेटेजिकल फायदा, ये मतलब एक स्ट्रेटेजिक फायदा किसको है? वो तो हिजबुल्लाह को है ना। नईम कासिम तक आप पहुंच नहीं सकते। अब आप, ये अलग बात है कि भाई एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए फिर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो सिनारियो है उसमें आप देखिए तो लेबनान में ये फंसे हुए हैं। कल ही की बात है, बल्कि आज सुबह की भी, आज ही हिजबुल्लाह ने पूरा विवरण दिया है कि जो इजराइल ने सेकंड फेज अपना कहा था कि 12 नवंबर से हम शुरू करेंगे, उस सेकंड फेज में वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, तीनों जगह किस तरीके से इजराइल हारा है कि वो वहां घुस गया। शमा में जो उनके जो पीटर द ग्रेट की जो इस्लामिक जो काउंटर पार्ट है, उनकी जो वहां पर श्राइन है, वहां घुस गया, वहां पर एम्बुश हो गया। वेस्ट में, मतलब लेबनान के वेस्ट में, टायर के पास, इधर एतरून में जो घटना हुई थी, जब हम लोग बात कर रहे थे कि वो दीवार गिरने वाली, वो पूरा एतरून और एनता और जो मारून अल रस्ट ट्रायंगल है, वो जो कि सेंट्रल सेक्टर में, वहां फिर ईस्टर्न सेक्टर में खियाम में दोबारा लड़ाई शुरू हुई। हर जगह इजराइल वहां तो घुस नहीं पा रहा है। और वो अब अफीफी को मारने के बाद उसके पास क्या बचा? वो क्या इनको मारेगा जो लेबनान के पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं? अब ठीक है, अगर यही रास्ता लेना है तो लो, मैं तो ये कह रहा हूं, क्योंकि कोई एनालिस्ट इस पे बोलने को तैयार नहीं। मैं कह रहा हूं अगर यही रास्ता लेना है तो अब आप जो निशाने पे बेरी हैं, तो बेरी को तुम जिस दिन मारोगे उस दिन एक बार समझ लेना कि लेबनान की जो आर्मी है, और बाय द वे एक खबर और बता दें, लेबनान की आर्मी के 3 लोग पहली बार शहीद हुए हैं। और यूनिफिल में भी जो घाना की ट्रूप्स हैं, पहले भी ये घायल हुई थी, अभी भी कल भी 6 घाना के सोल्जर्स घायल हुए हैं। और वो पूरा मामला ये चल ही रहा है कि किस तरह से जर्मनी की यूनिफिल की फोर्सेस के साथ मिलके इजराइल की जो शैतेयत 13 जो कमांडो फोर्स है, उसने लेबनान के एक इंजीनियर को उठा लिया पूरा रेड करके ये लेबनान के अंदर, और जिसका नाम इमाद अमहज है, और जिसको कहा हिजबुल्लाह है ये। लेकिन हिजबुल्लाह तो वो निकला नहीं। लेबनान गवर्नमेंट ने कहा कि वो तो हमारा आदमी है, उसको तुमने क्यों उठा लिया, उसको क्या पता है? और ये चीज मैंने ये देखा, मोसाद कई बार ऐसी गलतियां, एक बार 2006 में हसन नसरुल्लाह को उठा लिया था 2006 में, और वो आदमी कोई और आदमी निकला। इस तरह से बहुत सारी, और ये जो शेते 13 है, ये इनकी 1997 में इसको हिजबुल्लाह ने एम्बुश किया था, और करीब 13 से 14 जो इजरायली फोर्सेस को मारा था लेबनान, इसी लेबनान अमेरिका बिंद जबेल की घटना है शायद, तो वहां पर मारा था। और उसके बाद से फिर 2000 में लेबनान छोड़ना पड़ा इजराइल को। तो ये जो देखिए पूरी एक जो व्यापक स्थिति। अच्छा, यमन का आप देखिए, चमत्कार ही है ये कि पहले आइजनहावर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के चले गए। अमेरिका के एनालिस्ट कह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है कि आइजनहावर भेजा हमने वो वापस, इब्राहिम हमने भेजा वो वापस, लिंकन भेजा वो वापस, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वापस चले गए। और यमन पे जो पूरी लड़ाई है वो पूरी फेक लड़ाई निकली कि आप पता नहीं क्या कर रहे थे वहां पर नागरिक, वही पैटर्न था, सिविलियंस को मारने वाला। आपने कोई मिलिट्री टारगेट टच नहीं किया। यमन के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का आर्सेनल है वो उसने अभी 2 दिन पहले मारा है, वो लगातार चला रहा है, उसको आपने 1% हिट नहीं किया। तो आप कर क्या रहे थे वहां? इतना बड़ा आपने जो वहां से आप 22 लाख लोगों के लिए खाना लाए थे, उसका क्या हुआ? आज हवा हो गई, वो बिल्कुल अप इन दी एयर। तो आइजनहावर के कमांडर का एक बयान आया था बाकायदा अमेरिकन प्रेस में कि हमें
वहां रहना, दुश्मन के सामने खड़ा होना बहुत बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में हम वहां पर थे। वो बाकायदा बयान आया अमेरिकी जिम्मेदारों का। जी, उसके बाद अभी भी दूसरा एक अमेरिका के एनालिस्ट में नाम भूल रहा हूं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये तो मतलब इट इज स्टैगरिंग कि यमन ने हमको इस तरह से पीछे कर दिया। एक्चुअली इट इज अ डिफीट, इट इज अ नेवल डिफीट ऑफ द यूएस नेवी, जो कि कभी नहीं हुई है। जैसे ब्रिटिश नेवी कभी नहीं हारी थी, वैसे अमेरिकन नेवी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हो गई थी कि कभी इनविंसिबल थी, हार ही नहीं सकती थी। उसको यमन ने हराया। यही तो भाई, आप उसको फॉर्मली आपने वॉर डिक्लेयर की हो ना की हो, सवाल यह है कि आपका काम था कि इजराइल के लिए आप यमन को पे आप नकेल कसते, वो आप उसमें बुरी तरह फेल हो गए। आपके सारे के सारे इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जब वो वहां से वापस चले गए, आपने इतनी बॉम्बिंग की, यमन में भी सैकड़ों लोग मारे गए हैं, बहुत बॉम्बिंग हुई है, लेकिन आप मिलिट्री टारगेट हिट नहीं कर पाए ना। असली बात तो यही है, वही जो इजराइल का लेबनान में हाल है कि मिलिट्री जो आर्सेनल्स हैं वो आप हिट तो कर ही नहीं पा रहे हो। इंडिविजुअल्स को मारने से क्या हो रहा है, क्या होगा उसमें? सवाल दुनिया के सामने आज ये बहुत बड़ा सवाल। मिश्रा जी, आपसे जो अभी तक बात हुई उसमें एक चीज तकरीबन नतीजे के तौर पर आ रही है, वो ये कि जो बाइडन अपने इस बाकी बचे हुए टाइम में 20 जनवरी से पहले तक कोई वर्ल्ड वॉर 3 जैसी हालत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के दौरान ईरान के खिलाफ IAEA में बातचीत शुरू हो गई, और इसी दौरान इराक ने भी कह दिया कि ये हम पे भी अब हमले शुरू कर सकता है, ये बहाना तलाश कर रहा है। यानी और ट्रंप जो है वो इस हद तक कह रहे हैं कि हमें पाबंदियां हटानी होंगी, हमें अपने को डॉलर को बचाना होगा, मैं जंग बंद कराना चाहता हूं। तो इस वक्त की जो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, ट्रंप को ज्यादा खतरनाक समझा जाता था कि वो उसने पिछली बार, और अब ऐसा लग रहा है कि बाइडन सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी साबित होंगे जितने दिन भी बाकी बचे। ट्रंप शायद इनके सामने शरीफ आदमी नजर आ रहा है। क्या कुछ है, मतलब अमेरिकी सियासत को थोड़ा सा और बताइए। नहीं, अमेरिकी सियासत में ये हमेशा से रहा है। अजीब वहां की सोसाइटी है कि वहां पर कब जो है वो क्रिमिनल जो है वो शरीफ बन जाए, शरीफ क्रिमिनल बन जाए। ये पुरानी हिस्ट्री अमेरिका की रही। मैंने आपको बताया कि अमेरिका के एलीट में मैंने जो डिवीजन अभी देख रहा हूं, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ 1776 एंड 1861। वो उस समय जो अमेरिकन एलीट्स में जिस तरह का मारने का डिवीजन था। अब बताइए, ये बयान तुलसी गबार्ड, मैं तो विश्वास मुझे नहीं हुआ कि ये वही तुलसी गबार्ड है जो जहर उगलती थी मुसलमानों के खिलाफ। वो ये कह रही है कि बाइडेन टायरेंट है और इसने जो है 300 बायोलॉजिकल वेपन्स बना रखे हैं, इसने पूरी ये इसने लैब्स दुनिया भर में बना रखे, मतलब बिल्कुल, मतलब जेम्स बॉन्ड का विलेन, मतलब उस तरह का विलेन है ये। अब आप सोचिए, अब और ये जो है इसका मतलब ये है कि जो लिबरल इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी थी, ये जो अमेरिका का लिबरल एलीट था, ये ऐसा बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। और उसी के साथ साथ भारत का लिबरल भी एक्सपोज हो गया है। जितने भी भारत के लिबरल्स हैं, ए टू जेड, मैं ये सबको कह रहा हूं, सब लोग, और इवन अरुंधति रॉय जैसे लोग, मैं एकदम इसमें आई विल नॉट मिन्स वर्ड्स, क्योंकि ये लोग बिल्कुल फेल हो गए हैं दुनिया की नब्ज पकड़ने में। दुनिया कब की जा चुकी है राइट विंग के पास, और राइट विंग कब कब बदल चुका है लेफ्ट विंग में, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये जो चीज है, देखिए, ये थोड़ी सी डाइवर्ट सी हो रही है, लेकिन मैं यहां से थोड़ा सा, ये जो लिबरल जब कहा जाता है, लिबरल वो लोग जो सिविल सोसाइटी के लिए ऊंची आवाजें उठाते हों, कहीं जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाजें उठाते हों, और आपने जो नाम दिया अरुंधति रॉय, तो क्या ये एक बहुत ही अजीब सा सवाल है। मेरे कुछ तजर्बे इस हद तक बताते हैं, बहुत ही जिनको मैंने नजदीक से देखा है, कि ये लिबरल भी कहीं ना कहीं उन या तो राइट विंगर्स से मिले होते हैं, या उनके हाथ में, मतलब ट्रैप में आ जाते हैं, या उन्हीं के लिए काम कर जाते हैं। क्या इस हद तक आप भी सोचते हैं क्या? नहीं, ट्रैप में नहीं आते हैं, ये अंदर से वही हैं और उससे भी ज्यादा खराब हैं। ये अभी एक लेडी गागा जिसने बाइडेन को सपोर्ट किया था, उसकी एक पिक्चर वायरल हुई है। सच हो ना हो, लेकिन वो असलियत वही है कि ऊपर से ये लोग लिबरल हैं और वुमेन्स राइट की बात करते हैं, और इन्होंने ट्रंप का विरोध किया कि ट्रंप बहुत बुरा है और विमेन के लिए, ब्लैक्स के लिए, इसके लिए, और ये सारी चीजें, उसकी पूरी इमेज आएगी कैसे वो
एक जो बैंड जो जिन सी एनिमल्स को आप शिकार नहीं कर सकते उनका खून पी रही है। अब ये देखिए एक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो पिक्चर है ये बिल्कुल सही होगी, लेकिन ये एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर। हिलरी क्लिंटन जैसी बदतमीज औरत जिसने जो अपने को लिबरल कहती थी, विमेन्स राइट की बात करती थी, मैं भूल नहीं सकता हूं जब 2011 में और ये पूरा जो ये लीबिया वाले मामले में उसने जब पूरा सरेआम गद्दाफी को लिंच किया गया था, उसके एनस में चाकू घोंपा गया था अमेरिका के कहने पे, तो हिलरी क्लिंटन हंस रही थी और कह रही थी ही केम, ही सॉ, ही डाइड। ये इस तरह की ही केम मतलब गद्दाफी की ही केम, ही सॉ, ही डाइड। ये हैं ये लोग, असली में ये हैं गंदे लोग बिल्कुल। ये जो लिबरल हैं ये इनसे बुरा कोई नहीं है, इनसे ज्यादा। क्योंकि अब आप देखिए जब जो राइट विंग है, राइट विंग की अपनी जो आइडियोलॉजी है, चाहे वो फ्री मार्केट आइडियोलॉजी हो, चाहे वो उसकी हो, वो उस तरह की चीजें में बात करता है, या कंजर्वेटिव वैल्यूज की बात हो, क्रिश्चियन वैल्यूज की बात हो, उसमें उसमें भी बहुत बदमाश लोग हैं, ऐसा नहीं है। ट्रम्प को हम कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस लेवल की तुम ये तो नहीं है ना कि तुम कहो कुछ, मतलब तुम अपने को दिखाओ देवता और अंदर तुम शैतान हो। अरे कुछ तो देवता नहीं हो तो इंसान तो हो, अगर देवता नहीं हो तो इंसान तो कम से कम बन जाओ, वो भी नहीं, हम शैतान, हम मजाक करेंगे। ये लोग अंदर अपना उसमें इन्होंने मजा लिया जब कासिम सुलेमानी मारा गया। इन लोगों ने सोचिए आप, इन लोगों ने मजा लिया जब जो कुछ ईरान के इस तरह के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाते थे। इनकी पार्टी में हंसी ठट्टे होते हैं जब इस तरह तो हंसी ठट्टे की एक ताजा खबर बड़ी अजीब है। हिजबुल्लाह के हमले में एक जो अरब या फिलिस्तीनी इजरायली नेशनल मारा जाता है नॉर्थ इजराइल में, और इजरायली उस पर खुशी मनाते हैं। यानी खुशी मनाने का शायद ये दिमागी तौर पर इतने पागल हो चुके हैं या किस हालत में पहुंच चुके हैं कि ये भी पता नहीं कि कब खुशी मनानी है, कब, यानी मेंटली सिक जिस तरह से, और जंग के हालत से गुजर रहे हैं। बहरहाल दिन में कई बार सायरन बजता है और शेल्टर में जाना होता है, ये सारी चीजें। बहरहाल अब आपको क्या लगता है? आपने शुरू में तो बता दिया कि जंग बढ़ेगी और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है। एक शिकायत अंदर से आई है इजराइल से कि जो निगोशिएटिंग टीम है, जो हमास के साथ बातचीत के लिए जिनको काम दिया गया है, उनको मैंडेट जरा खुल करके नहीं दिया जा रहा कि किन चीजों पर वो राजी हो सकते हैं, और वो नाराज है बाकायदा नेतन्याहू से। यानी एक तरफ तो एक आदमी के लिए $50 लाख देने का ऐलान, और दूसरी तरफ हमास के साथ उनकी शर्तें ना मानो और जंगबंदी ले लो, ये दबाव, ये अजीब सी बात नहीं लगती? देखिए, होस्टेजेस का जो सवाल है वो अब वो कभी वापस नहीं आएंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए, नेतन्याहू ने मन बना लिया है पहले ही, और गैलेंट ने भी इसी सवाल, मतलब पूरी पब्लिक स्पैट हो चुका है। आपको पता है इजराइल के अंदर क्या हो रहा है? इजराइल में नेतन्याहू पे इंक्वायरी चल रही है। जो अटॉर्नी जनरल है वहां की महिला, उसने कहा है कि 7 अक्टूबर को जो घटना घटी उस समय जो नेतन्याहू ने अपने कॉल्स जो उनके कॉल्स का जो डेटा है वो फर्ज कर दिया कि सबसे पहले किससे बात की उन्होंने, फिर क्या किया, उसको पूरा पलट दिया। और आईडीएफ के एक ऑफिसर को उसमें असैसिनेट करने की कोशिश की। जो अब ये सब चीजें इस लेवल पे पहुंच गई कि अटॉर्नी जनरल इस समय नेतन्याहू के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और शायद आपके शो में मैंने बताया था कि नेतन्याहू या किसी और के, कि नेतन्याहू जो है वो अभी 13 या 14 नवंबर को बाकायदा आके उसने कहा था कि मेरे ही लोग मेरे खिलाफ है, मेरा पीएमओ मेरे खिलाफ। वो पीएमओ से ही लीक हुआ है। और जो अब आप बताइए, जब ये स्थिति अंदर की हो तो ऑब्वियसली ये अंदर से, अगर इन्होंने वॉर को आगे नहीं बढ़ाया, वॉर इनके पास एकमात्र चीज है, ये लोग किस हद तक तबाही मचाएंगे आप। और वो बात आप सही कह रहे हैं, अगला इनका, ये लोग सिविलियन पॉपुलेशन सीरिया की मारेंगे, अभी इराक की मारेंगे, ये लोग करेंगे। अभी एक बयान आया है ईरान के IRGC के फॉर्मर कमांडर का कि अगर ये फिलिस्तीन मामले में ये एक जीत जाते हैं या कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, ये सब
इजराइल की जद में आने वाले हैं, इन पे सब पे हमले होंगे, यानी ये बात वो कह रहा है, बाकायदा जिम्मेदारी से आज ही बयान आया है। तो ये या तो हम नहीं तो कोई नहीं, तकरीबन उस रास्ते पर जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको। आप क्या कहेंगे इसमें? भाई देखिए, हमने इस दुनिया ने हिटलर को देखा है। हिटलर जो है उसने, अब कोई भी बता सकता है, बच्चा भी जो थोड़ा बहुत मिलिट्री साइंस जानता है, कि जब तुम यूरोप में लड़ रहे हो तो तुम रशिया पर अटैक करने की क्या जरूरत है। ये आदमी को सोचना, आप जब यूरोप में फंसे हैं, अभी वो लड़ाई आपने जीती नहीं, आपने फ्रांस पे कब्जा कर लिया, इंग्लैंड लेकिन वो है, अमेरिका कभी भी फिर आपने सीधे रशिया पे हमला कर दिया, और पूरी दुनिया ने मिलकर फिर आपका क्या हाल किया। तो ये आप देखिए, तो हिटलर को देख चुके हैं ना हम, कि लॉजिक काम नहीं करता है जब इस तरीके का जो एक फैसिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, या इंटरनेशनल, जो कि मतलब एक इंटरनेशनल, और इस समय तो जो फैसिज्म है वो नए तरह का है, एक लिबरल चेहरा ओढ़े हुए, और इसमें बहुत सारे लोगों को गफलत में रखे हुए। तो ये तो वो अपना बेस्ट टाइम समझता है। उसको तो लग रहा साला ये ट्रम्प जीत क्यों गया, हम तो कितना अच्छा चल रहा था कि एक चेहरा भी हमारा था अच्छा खासा, लोगों को बेवकूफ बनाने का, हम नरसंहार भी कर रहे थे। अब उसमें ट्रम्प जीत गया, अब वहां अमेरिकन पब्लिक इंटरवीन कर गई, उसने ट्रम्प को जिता दिया, अब वो तुम्हारे सर पे बैठ रहा है, और सर पे बैठ के तुम्हें वो कर रहा है। तो ये आप देखिए इस समय की एक हिटलर, देखिए और कोई तरीका नहीं, इसको रैशनली समझना असंभव है। जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटलिज्म है वो अपने सबसे क्रूर, ये मार्क्स लेनिन कह चुके हैं, सबसे क्रूर अवतार में वो आएगा, वो बिना उसके आए वो खत्म नहीं होगा। तो वो देखिए हिटलर के समय कोशिश हुई, लेकिन बाकी देशों ने उस समय, जो सो कॉल्ड लिबरल देश थे, उन्होंने रशिया के साथ मिलकर उस थ्रेट को खत्म किया, उनको लगा कि हम ही खत्म हो जाएंगे। अभी जो है इस बार तो सब यूनाइटेड है, इस बार तो नेटो और इजराइल यूनाइटेड है, और ये पूरा इसको पूरब और पश्चिम की जंग बना रहे हैं, सिविलाइजेशन वर्सेस बार्बरिज्म की जंग बना रहे हैं। हम भी इधर यही कह रहे हैं कि वो बार्बरिक हैं और हम सिविलाइजेशन की जंग लड़ रहे हैं, ईरान भी ये कह रहा है। तो ये जो देखिए पूरी चीज है, ये एक ऐसी स्थिति में आएगी जिसमें अब कोई नहीं रोक सकता। ये जो दुनिया दो फाड़ हो गई है, और ईस्ट, ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, और ईस्ट और वेस्ट, ये जो पूरी स्थिति हो गई है, इसमें देखिए लॉजिक काम नहीं करेगा। इसमें लॉजिक, क्योंकि आप बताइए, फिर मैं वही बात कहूंगा कि नाजीज का क्या लॉजिक था। अगर हम कहें कि उनको ये भी, वो चाहते थे दुनिया को रूल करो, तो उसका एक तरीका होता है ना, कि एक ही समय में आपके पास एक मशीन गन है, आप कितनी दिशाओं में गोली चलाओ। इजराइल वही तो कर रहा है, कितनी दिशाओं में तुम इसको भी मारोगे, उसको भी मारोगे, ये भी करोगे, वो भी करोगे, सब। तो मतलब आप फिर इसका मतलब अब तो यहां तक बात आ गई, एक बिटवीन द लाइंस में अल-मयादीन की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये बताया गया कि खुद इजराइल ने अपने कुछ फौजियों को मारा, जिनका इल्जाम लगा दिया कि फिलिस्तीनियों ने मारा है, हमास के। तो शायद वो अब अंदर भी जो भी हमारे साथ नहीं, वो हमारा दुश्मन है, तकरीबन उस लाइन पर आता हुआ नजर आ रहा है इजराइल के अंदर। क्योंकि जो इस जंग से पहले से हम देख रहे थे इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट नेतन्याहू के खिलाफ, और अब तो उसका बहुत ही उरूज है, हर किस्म के प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। घर के बाहर आग फेंकी गई इजराइलियों के हाथ से, न सिर्फ हिजबुल्लाह के जरिए ड्रोन भेजा गया, बल्कि अंदर से भी नेतन्याहू के घर के सामने आग फेंकी गई, पिछले हफ्ते का वाकया। तो कुछ बात सिमट सी हुई नजर नहीं आ रही, आप क्या समझ रहे हैं? मतलब बिल्कुल अब देखिए बात कैसे समझेगी, मैं वही कह रहा हूं कि जब आप, आज की स्थिति यह है कि ऐसे देश में जहां पर मतलब ऐसे लिबरल राइटर्स हैं, अरुंधति रॉय भी हैं, वो भी रहेंगी, और इस तरीके से बुकर प्राइज भी हर साल मिलता रहेगा किसी को, अमेरिकन फिल्में भी बनती रहेंगी, लेकिन हिटलर भी रहेगा। ये कैसे? पहले तो ये था, पहले तो दुनिया हमको वेस्ट नहीं समझाया कि दुनिया में ये संभव ही नहीं है, या तो हिटलर रहेगा या लिबरल वैल्यूज रहेंगी। अब ये कह रहे हो कि नहीं, दोनों साथ चलेंगे। अभी देखिए ग्लैडिएटर फिल्म आई है, ग्लैडिएटर 2, जो कि और जो ओरिजिनल ग्लैडिएटर बहुत बड़ी हिट थी, और इसमें एक पैलेस्टीनियन एक एक्ट्रेस है, कॉलवे उसका नाम, वो प्रो गाजा पोस्ट डालती, तो उसका रोल काट दिया हॉलीवुड में, ये उसका रोल ही काट दिया, वो केवल बैकग्राउंड में दिख रही। अब आप ये बताइए कि जब ये इस लेवल पे जब तुम चले जाओगे, तो जो दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, या इवन
91 के बाद बनी थी यूएसएसआर के, और कहा गया था कि भाई लिबरलिज्म जीत गया, कम्युनिज्म हार गया। यही तो कहा गया था ना कि लिबरल वैल्यूज की जीत हो गई, अमेरिकन लिबरलिज्म जीत गया। अब ये उसका चेहरा आएगा कि ये सब भी होता रहेगा। और आप सोचिए आजमी साहब, मुझे तो झन्नाट होती है सोच के कि बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े बुकर प्राइज जीते हुए वेस्ट के लोग चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। इजराइल के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। ये अच्छा, मुझे इसमें एक चीज याद आ रही है मिश्रा जी, ये जो बुकर प्राइज वाली कहानी है, या जिस तरह से मिस वर्ल्ड नाम की कोई एक चीज हुआ करती थी, या नोबेल लॉरिएट जिनको कह दिया जाता था, क्या ये सब एक ही जगह फैसला होता है कि किसको कहां से थोड़ा सा हाईलाइट करना और फिर उसे अपने काम में लगाना है? जैसे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को अब अपना काम दे दिया गया, या कहीं और। तो क्या ये एक पूरा एक नेक्सस है जो कुछ लोगों को, उभरते हुए लोगों को कुछ अवार्ड रिवार्ड दे करके और उन्हें अपनी जेब में रख लिया जाए? क्या कुछ ये है क्या? यही है। और दो चीजें हैं कि कुछ लोगों को अवार्ड देके अपनी जेब में रख लिया जाए, और कुछ लोगों को अवार्ड देके उनसे बुलवाया जाए अपने खिलाफ, और फिर उनको इररेलेवेंट बना दिया जाए। उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बहुत सारे मैग्सेसे अवार्ड इंडिया में लोगों को मिले, उनका क्या रेलेवेंस है? उनका कोई रेलेवेंस है? वो किसी भी मुद्दे पे वो तो खत्म ही हो गया ना सब। तो ये भी लोग कुछ ब्राइट टैलेंट्स को खत्म करने के लिए भी ऐसे अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज की दुनिया में सीधे सीधे हथियारबंद जो संघर्ष है वो एजेंडे पे आ गया है। जो इस तरीके के डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट सो कॉल हैं वो ज्यादातर सब बिके हुए हैं। देखिए, उनका कोई मतलब नहीं रह गया। मुझे तो हंसी आती है जब यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टियां या यहाँ की कुछ डेमोक्रेटिक फोर्सेस कोई कॉन्फ्रेंस करती हैं और भारत के अंदर बदलाव होना चाहिए और रोजगार पैदा होना चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरीके से करो, कर लगा दो अमीरों पे। अरे यार, ये सब बातें तो तब होगी ना जब दुनिया रहेगी। अभी तो ये बताओ कि तुम ज़ायनिज्म के खिलाफ हो कि नहीं? तो इस समय जो एक अमेरिकन सुपरमेसिज्म और ज़ायनिज्म मिलके दुनिया को दुनिया को पूरा एक नया आवरण, जो कि नया नक्शा बनाना चाहते हैं। इजराइल और नेतन्याहू ने खड़े होकर नया नक्शा दिखाया है यूएन असेंबली में, जहां पैलेस्टाइन नहीं है, बहुत सारे देश नहीं है, सीधे इंडिया के साथ ये मिल रहा है। अब इंडिया के साथ मिल रहा है तो इंडिया के साथ तो इसी तरह का नक्शा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बनाया था, इंडिया के साथ, और फिर इंडिया को पूरा हड़प लिया था। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि ये देखिए, ये यहाँ पर जो इंडिया का पॉलिटिकल क्लास है या वर्ल्ड का लिबरल क्लास है, ये इररिलेवेंट हो गया है। अब मोदी देखिए इस समय अचानक आप देखिए महाराष्ट्र चुनाव जीतेगा हारेगा, कुछ से क्या फर्क पड़ेगा? मोदी कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये ऐसी चीजें अब हो गई हैं जिसमें जो बाकी देश हैं वो भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बड़े बड़े देश इररिलेवेंट होते चले जा रहे हैं अगर उनकी कोई पोजीशन नहीं है यूक्रेन या किसी साइड में नहीं है। जो बीच का रास्ता ले रहे हैं वो इररिलेवेंट हो जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल इररिलेवेंट हो रहे हैं। और ये जिसमें हमारा भारत भी है, और आपने जिसमें आपने जिक्र किया कि भारत से सीधा कनेक्ट करने का वो नक्शा जो दिखाया था उन्होंने, मैं कल ही एक अलमयादीन टीवी की जर्नलिस्ट है, उनका वीडियो हमने अपने चैनल पर दिखाया है। अलमयादीन टीवी की जर्नलिस्ट, उन्होंने बहुत छोटे से वीडियो में ये बताया है कि इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ईलात बंदरगाह पर क्यों मार रही हैं और उसका कितनी अहमियत है। और उसमें उन्होंने जो डिटेल में बताया, जो मुझे भी मालूम नहीं था इससे पहले, कि उस बंदरगाह से ईस्ट एशिया से कारों के कंटेनर आते हैं और वो फिर आगे जाते हैं और भी बहुत सी जरूरतें पूरी होती हैं। तो एक तरह से इस रूट को, उस बंदरगाह को तबाह करने का इंतजाम बाकायदा वहां की रेजिस्टेंस फोर्सेस बहुत समझदारी से कर रही हैं। समझदारी से कर, वही मैं कह रहा हूं। देखिए, रेड सी को ब्लॉक करना, ये आप देखिए स्ट्रैटेजिक मूव। इसका मतलब ईरान ने कम से कम 20 साल से ये प्लानिंग की थी, इस तरीके की स्थितियां बनेंगी। और जो कासिम सुलेमानी जो पुतिन को सीरिया ले आए, अभी आज की खबर मैं बताऊं कि रशिया ने अपने और मजबूत वहां पर सेल्फ डिफेंस सिस्टम्स लगा दिए हैं। अगर सीरिया पे इस तरह से इन्होंने, हालांकि हमारे दमस्कस में तक बमबारी हो चुकी है, लेकिन अभी अगर वो जो सीरियल बॉम्बिंग जिस तरह से लेबनान की हो रही है या गाजा की, उसको उन्होंने जैसे ही सीरिया में शुरू किया, अब इनका कैलकुलेशन ये है कि नेतन्याहू यूक्रेन में फंसा है, लेकिन वो अपने बेसिस थोड़ा ना हटा रहा है, बेसिस तो है वहां। तो बेसिस आर सपोज टू डिफेंड, वो क्या डिफेंड नहीं करेंगे अपने को?
वो तो उनके पास खुद मतलब ICBMs वगैरह वहां लगी, वो तो पूरा इजराइल खत्म हो जाएगा 3-4 ICBM रशिया छोड़ दे तो देखिए ये जो पूरी बात है इसको अभी बिकॉज अमेरिकन पॉलिटिक्स में इस तरीके का एक बड़ा डिविसिव सी सिचुएशन है। रशिया की भी एनालिसिस ये है कि अमेरिका में के अंदर सिविल वॉर हो जाएगी और ये लोग जिस रास्ते जा रहे हैं उसमें देखिए अमेरिकन सोसाइटी जो है वो आर्म्ड सोसाइटी है, सबके पास गन्स है वहां, और वहां पर बहुत देर नहीं लगेगी, वो लोग व्हाइट हाउस पे हमला कर चुके हैं एक बार, और बहुत देर नहीं लगेगी वहां पर जब जिस तरह से जनता देख रही है और जब जो मैंने सपोर्ट देखा पुतिन का अमेरिकन में, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने हराया जिसको, ये सब टायरेंट्स हैं, ये सब बदमाश हैं। अच्छा, ये सब वाकई हम लोग भी एक थोड़ा सा लिबरल समझते थे इनको कि भाई अगर ट्रम्प और इनमें चुनना है तो इनको चुनो, लेकिन ये लोग तो मतलब सबसे ज्यादा भयावह, सबसे ज्यादा शैतान, खतरनाक निकले। और ये बहुत बड़ी तब्दीली आप बता रहे हैं कि अमेरिका में पुतिन के सपोर्टर्स आ गए। मैं 98 में गया था कि लाल रंग की शर्ट पहनने वाले को वो प्रो रशियन समझते थे भाई, वो तो इस हद तक होता था। और जो आपने ईरान ने बताया कि लंबे वक्त से शायद उसकी प्री प्लानिंग है, देखिए प्लानिंग अगर उधर है शैतानी तो इधर भी प्लानिंग तो है, और इस प्लानिंग का नतीजा है, मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात आखिर में क्योंकि आपका भी वक्त काफी अहम है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका अपना पक्का कब्जा है, जब चाहें वो गला घोट सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। इधर बाबल मंदब का गला घोटा हुआ है। ये दोनों समंदरी रास्ते एक तरह से ईरान और प्रो ईरान नजरिया रखने वाले लोगों के हाथों में हैं। अब ये फड़फड़ा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उससे आजाद हो सकेंगे कभी, अगर ये दुश्मनी पर आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्ती पे आगे बढ़े तो कोई मसला नहीं है, फिलिस्तीन वाला मसला हल हो जाए, फिलिस्तीनी आजाद हो जाए तो शायद फिर कहीं से कोई अमन आ सके। लेकिन इन्होंने तकरीबन ऐसा किया हुआ है कि शायद पूरे इलाके में जंग फैलाना चाहते हैं। आने वाला वक्त बताएगा क्या सूरत हाल होगी। दोनों तरफ से अपने अपने तरीके से तैयारी है। फर्क इतना है कि जो ईरान और ईरान के साथ वाले लोग हैं वो मरने के लिए भी तैयार हैं और उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। दूसरी तरफ सिर्फ टेक्नोलॉजी है, सिर्फ टेक्नोलॉजी जंग नहीं जीत सकती, ये बात कई बार साबित हो चुकी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेश मिश्रा जी। मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि आपका चैनल अमरेश मिश्रा जी का, उनका हम लिंक दे रहे हैं और उस पर आप जरूर जाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आप पहुंचेंगे, जहां भी कोई अच्छी बात करने वाला, ईमानदारी से बात करने वाला है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि वो फिर से वापस ट्रैक पर ठीक से आ सकें और लोगों तक पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।